Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are going to discuss the historical context of global power dynamics, tracing their evolution from ancient empires like Persia to the current superpower status of the USA. Uh, we will explore the shifts from multipolarity to bipolarity and eventually to unipolarity with the rise of the USA in the 20th century. Uh, this session will discuss these changes through the lens of international relations theories, examining the implications of unipolar world order. Additionally, it will highlight how the morality of great power endures, inspiring present and future generations and leaving a lasting legacy in the history. और इस अहम और इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पर गुफ्तगू के लिए वी हैव विद अस राशिद अली साहब जो मेरे दाईं जानिब तशरीफ़ फरमा है। मैं उनका मुख्तसर सा तारुफ करवाता जाऊँ। Rashid Ali is an assistant professor of history at Islamabad Model College for Boys. Also, he is a visiting faculty member at several prestigious institutions, including Bahria University, Capital University of Science and Technology, and the Department of History at Quaid-e-Azam University, Islamabad. As a curriculum expert, Rashid Ali has contributed to the National Curriculum Council, helping to develop curricula for history, general knowledge, social studies, and Pakistan studies. Additionally, he has served on the Federal Public Service Commission interview panel and has been a subject specialist and interview panelist for political science, Pakistan studies, international relations and history. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. Please do us a favor and turn your cell phones to silent mode so that there is no distraction. Moreover, when the house is open for question and answer, आपके तबसरे, आपकी जो भी इस मौजू के ऊपर राय है, प्लीज़ उसमें आप ज़रूर शरीक होइएगा. जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट सो दैट दिस माइक्रोफोन इज़ गिवन टू यू एंड दैट्स इट. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम राशिद अली. थैंक यू. थैंक यू जी. अगेन मैं ब्लैक होल के एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे फिर दोबारा से मौका दिया और एक बहुत अहम टॉपिक पर, जो कि मेरा अपना ही लिखा हुआ आर्टिकल है, उसके ऊपर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है. और जो ब्लैक होल की ऑडियंस है, वो बहुत डेडिकेटेड ऑडियंस है. यूनिवर्सिटीज़ में जब पढ़ाने का मौका मिलता है तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ऑब्वियसली उनको अपनी डिग्री की बहुत बड़ी फ़िक्र होती है और उनकी जो डेडिकेशन होती है, चंद एक स्टूडेंट्स की तो बहुत डेडिकेशन होती है, चंद एक जो है उसको बस पास करने के चक्कर में होते हैं. यहाँ की ऑडियंस की जो डेडिकेशन है, मुझे फर्स्ट जो मेरा यहाँ पे एक लेक्चर था या डिस्कशन थी, दैट इज़ अबाउट एज ऑफ इनलाइटनमेंट के जो पॉलिटिकल थॉट के प्रिंसिपल्स थे, उनकी इंक्लूजन इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज अ कंपैरेटिव एनालिसिस. उसके बाद जो मुझे बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, बहुत से लोगों के मैसेज भी है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ की जो ऑडियंस है कितनी डेडिकेटेड है, जो यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके अलावा जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं भी हैं, उनकी डेडिकेशन का भी अंदाज़ा हुआ. आज का जो लेक्चर है, नेविगेटिंग ग्लोबल पावर शिफ्ट फ्रॉम यूनिटी टू नॉन पोलैरिटी. तो मैं जो है जॉन डेविड लीविस की एक बुक पढ़ रहा था, नथिंग लेस देन अ विक्ट्री. देन दिस आइडिया केम इनटू माय माइंड. और उससे पहले यूनिवर्सिटी दौर में हम ऑसवर्ड स्पेंगलर का एक थीसिस था, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, जिसमें उसने सिक्लिकल हिस्ट्री के बारे में बताया था कि जो सिविलाइजेशन है या जो कल्चर हैं, ये भी जो है बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ह्यूमन बींग्स की लाइफ है, सिक्लिकल इन नेचर, ऑर्गेनिक इन नेचर. तो उनका डिक्लाइन भी जो है, उसी के अंदर सीड्स ऑफ डिक्लाइन भी होते हैं. इवन उस थीसिस, ऑसवर्ड स्पेंगलर के जो थीसिस था डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिक भी आई. बहुत से लोगों ने उसको दुरुस्त माना, कि कईयों ने नहीं भी माना, लेकिन चूँकि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था, आप उसको मुकम्मल तौर पर निगेट भी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते. तो जब ये बुक मैं पढ़ रहा था, नथिंग लेस देन विक्ट्री, तो दैन दिस आइडिया केम इन माई माइंड. और जब मैं उसके अंदर एक वॉर, डिफरेंट वॉर्स के ऊपर ये बनी हुई है, जैसे ऑन वॉर है सन त्जू की बुक, तो उसी से थ्यूसिडाइड्स की बुक है पेलोपोनेसियन वॉर के ऊपर. तो इसमें बहुत अच्छा एनालिसिस लिखा हुआ था पर्शियन वॉर्स का,
पेलोपोनेशियन वॉर्स का। तो मुझे पहले कभी बीइंग एन हिस्टोरियन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री होने के नाते भी मैंने कभी नहीं पढ़ा था कि स्पार्टा को भी डिफीट किया था थीबीज जैसी एक छोटी सी स्टेट ने। तो जब ये मैंने पढ़ा तो फिर दिस आइडिया केम इन माई माइंड कि कैसे जो है ये सिक्लिकल हिस्ट्री वाकई है, ग्रेट पावर मोरालिटी भी है, ग्रेट पावर्स की जो लेगेसी है वो किस सूरत में रह जाती है। तो देन आई स्टार्टेड। तो मैं इसकी एक हार्ड कॉपी यहाँ पे रख दूंगा, अगर कोई पढ़ने के लिए चाहिए उसको कॉपी करवा सकता है वो। तो ये आर्टिकल जब मैंने स्टार्ट किया तो इसका जो ओपनिंग इंट्रोडक्शन है, आई बिगिन विद दिस कि फॉल ऑफ बर्लिन वॉल 1989, एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड डेसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991। तो उसके बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक प्रोजेक्टेड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाउ द बाइपोलैरिटी का मतलब है एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर, पावर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल पावर जिसमें दो बड़ी पावर्स जो हैं वो सस्टेन करती हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, यूएसएसआर एंड यूएसए। यूएसएसआर के डेसोल्यूशन के बाद वो बाइपोलर वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलैरिटी की तरफ शिफ्ट हो गया। उस दौर में जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े थीसिस भी इसके ऊपर लिखे, बुक्स भी लिखी। उनमें से एक बुक आई एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन बाय फ्रांसिस फुकुयामा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी हेगल का डायलेक्टिक को यूज़ करके उन्होंने कहा कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है इसने अपने जो पेश किए जाने वाले चैलेंजेस थे लाइक फैशिज्म, नाजीज़म, उनको डिफीट कर दिया है और ये एक सिंथेसिस के तौर पे आया दैट जिसको उसने कनेक्ट किया विद एंड ऑफ हिस्ट्री। दैट वाज अ थीसिस जिसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिक उस पर बहुत ज़्यादा, फिर फ्रांसिस फुकुयामा ने खुद इसको एनी हाउ। देन एक और बुक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय सैमुअल पी हिंटिंगटन। ये थीसिस आया कि जी जो पुराने वाला बाइपोलर वर्ल्ड थी वो तो ख़त्म हो चुकी, अब जो वर्ल्ड इन्होंने प्रोफेसाइज किया था कि वर्ल्ड आने वाला जो 21st सेंचुरी है उसमें जो डोमिनेट करेगा पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें सिविलाइजेशंस का क्लैश होगा। और उन्होंने 7 एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशंस का लिखा कि ये सिविलाइजेशन, और ख़ासकर उनके ख्याल में ऐसा था कि जो सबसे डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है ना वो कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन का वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ होगा। और उनके लास्ट चैप्टर में उन्होंने ये भी बयान किया था कि हिंदू सिविलाइजेशन जो है इसकी टिल्ट जिसकी तरफ होगी बहुत बड़ा वो फर्क क्रिएट करेगी। तो ये थीसिस भी है, इसके ऊपर भी बहुत सारी क्रिटिक हुई। और ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड थी इसके बारे में जो सबसे अच्छा अच्छा कह लें या एक बहुत अच्छा एकेडमिक जो एक स्टेटमेंट थी दैट वाज गिवन बाय द राइटर ऑफ डिप्लोमेसी हेनरी किसिंजर, लेट हेनरी किसिंजर। उन्होंने कहा कि ये जो 20th सेंचुरी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका दिया हुआ बयानिया, इनका दिया हुआ बयानिया 3 मरतबा डोमिनेट किया है। फर्स्ट टाइम आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 इन द फॉर्म ऑफ विड्रो विल्सन्स 14 पॉइंट, 14 नुकात विड्रो विल्सन के, जो कि डीकोलोनाइजेशन की तरफ, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, एक दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ आइडियल, एक आइडियलिज्म का आगाज था इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एंड दैट बिकम्स eventually a sort of new world order after the first world war. Again for the second time जब second world war end हुई तो मार्शल प्लान और ट्रूमैन प्लान की सूरत में यूएस का बयानिया जो है वो डोमिनेट कर गया। एंड थर्ड टाइम जब यूएसएसआर डेसोल्यूट हुआ, डेसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर हुई 1991 में, फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सूरत में यूएस का जो बयानिया है वो डोमिनेट कर गया। रिमेंबर वन थिंग, विद द डॉन ऑफ 20th सेंचुरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उसके पास ग्रेट पावर का स्टेटस भी नहीं था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्ट्राइन जिसे मॉन्रो डॉक्ट्राइन कहते हैं 1823 में प्रोपाउंड हुआ था। अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्ट्राइन के यूरोपियन पावर्स जो हैं वो अमेरिका के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करें, अमेरिका उनके मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा।
और इसी डॉक्ट्राइन ने अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, बुनियादी फॉरेन पॉलिसी जिसे कहते हैं आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी, उसकी बुनियाद डाल दी. अमेरिका रिमेन अलूफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्रैग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उन्हें अपनी आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी और मॉन्रो डॉक्ट्राइन को कॉन्ट्राडिक्ट करके आना पड़ा. और फिर उनका दिया हुआ बयानिया जो वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स के सूरत में वो डोमिनेट भी कर गया. और फिर उन्हीं के 14 पॉइंट्स जो थे, 14 नुकात, ये कायदे आज़म के 14 नुकात से हट के हैं जो वुडरो विल्सन के, तो उन्हीं में एक था कि कलेक्टिव सिक्योरिटी का आइडिया भी था. बिकॉज ये आइडियलिज्म जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, ने पता है कि आइडियलिज्म और रियलिज्म दो बड़े डॉक्ट्राइन है या पैराडाइम है जिनके ज़रिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स की इंटेंसिटी को, उनके बहुत सारे मैटर्स को गेज किया जा सकता है, उनको मेजर किया जा सकता है. और पॉलिसी मेकर्स जब पॉलिसीज़ बनाने लगते हैं इन्हीं पैराडाइम्स को की मदद से अपनी स्टेट की पॉलिसीज़ तश्कील देते हैं. तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो आइडिया था वो तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो सेनेट है उसने अलाउ नहीं किया बीइंग पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन. तो अमेरिका दोबारा से फिर अपनी आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी में चला गया. इसी आर्टिकल में आप देखेंगे कि जहाँ पर ग्रेट पावर्स के कुछ फ़ायदे होते हैं ना, उनके कुछ देखें सुपर पावर्स जब भी दुनिया की ह्यूमन हिस्ट्री सिंस द डाउन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो ग्रेट पावर उनकी डायनामिक्स, पावर पॉलिटिक्स की डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं. वो समवट एक्सक्यूज मी, तो समवट सिमिलर भी होती हैं. तो ग्रेट पावर की एब्सेंस जो थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो स्कॉलर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, दे प्रेडिक्टेड कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन द लीग ऑफ नेशन, चूँकि कोई और बड़ी पावर थी नहीं, वो जो बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम था, मल्टीपोलैरिटी का जो सिस्टम था, जो कि यूरोप की पॉलिटिक्स को लास्ट 300 ईयर्स में प्रेजेंट था, वो अगेन कंट्रोल से बाहर हो गया. लीग ऑफ नेशन के पास इतने जो मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं थी टू क्रिएट अ चेक अपॉन द इमर्जिंग टोटलिटेरियन रिजीम इन इटली एंड इन नाजी जर्मनी. टोटलिटेरियन रिजीम से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, टोटलिटेरियन रिजीम्स कहते हैं जब कोई एक ऐसी ऑल पावरफुल रिजीम डोमिनेट अ स्टेट्स ऑल पावर्स, लाइक फैशिस्ट इटली विद द राइज ऑफ मेसोलिनी एंड नाजी जर्मनी. तो ये टोटलिटेरियन रिजीम्स पावर में आ गई और इन रिजीम्स को जब कंट्रोल नहीं किया जा सका तो अगेन वर्ल्ड witnessed a deadliest war in the form of Second World War. लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपनी आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी में दोबारा वापस नहीं गया और उनका जो मॉन्रो डॉक्ट्राइन था उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया. बिकॉज दे थिंक दैट कि अब वो क्या वाक़यात हैं या वो क्या सर्कमस्टांसिस थे जिसकी वजह से उनके पॉलिसी मेकर्स ने नहीं जाना चाहा. वो एक लंबी डिबेट है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा. देन दे स्टार्टेड, जो वर्ल्ड मल्टीपोलैरिटी थी वर्ल्ड ऑर्डर की, जिसमें डिफरेंट पोल्स थे पावर्स के. ये चीज़ भी मैं आपको थोड़ी सी इसकी ब्रीफ आपको बता दूं कि यूरोप जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डोमिनेट जब कर रहा था तो दैट देयर वाज अ मल्टीपोलैरिटी. 5 बड़ी एम्पायर्स थी: ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर एंड रशियन एम्पायर. और वर्ल्ड के जितने भी अफेयर्स हैं यही पावर्स जो है मैनेज करती थी. इसमें ब्रिटेन का एक रोल बैलेंसर ऑफ पावर का भी था. इन 5 पावर्स को वो बैलेंस करता था. अगर कोई वीक होती थी तो हमेशा उसी का साथ देता था ब्रिटेन. तो ये मल्टीपोलैरिटी का जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो ख़त्म हो गया with the deadliest war, World War II के साथ. And then they started a global order that is seen as a bipolar world. और global power structures में जो 2 powers हैं USSR
और यूएस ये डोमिनेट कर गई। और फिर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आए हैं, डायरेक्ट इनका कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुई, इनडायरेक्ट प्रॉक्सी वॉर्स हुई, चाहे वो कोरियन वॉर की सूरत में, वियतनाम वॉर की सूरत में, अफगान वॉर की सूरत में, ये सब कुछ चलता रहा। बट विद द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इन 1991, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डोमिनेटेड एज अ sole superpower. That becomes the unipolar world. अब वर्ल्ड के अफेयर्स जो हैं वो सिंगल हैंडेडली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर प्रोक्लेम, जैसा कि हेनरी किसिंजर साहब जो उन्होंने भी कहा था कि अमेरिका का जो बयानिया वो 3 मरतबा डोमिनेट किया एक ही सेंचुरी में। अब ये जो मेरा आर्टिकल है, इसको जब मैंने वो बुक ऑस्वर्ड स्पेंगलर की बुक और नथिंग लेस देन विक्ट्री उसके साथ कंपेयर करके, देन इट केम इनटू माय माइंड कि क्या 21st सेंचुरी में भी अमेरिका जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड ही रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, दे न्यू वेरी वेल अबाउट दिस। द स्कॉलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैड प्रोफेसाइज्ड अनदर वर्ड पावर स्ट्रक्चर, दैट इज नॉन पोलैरिटी, जिसमें पावर का कोई पोल नहीं होगा और पावर का जो इर्तकाज है वो डिवाइड हो जाएगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में, स्टेट्स में, आईजीओज में, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह। तो ये पावर का इर्तकाज ये प्रोफेसाइज किया, जिससे हाइपोथेटिकल स्टेट। क्या ये जो हाइपोथेटिकल स्टेट जो प्रोफेसाइज की है स्कॉलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस ने या हिस्टोरियंस ने, क्या 21st सेंचुरी में ये तो नहीं होने वाला? क्योंकि 21st सेंचुरी का जो फर्स्ट डेकेड था, फर्स्ट डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी बिगिन विद द 9/11 और 9/11 के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बुश डॉक्ट्राइन, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी कि जहां पर भी हमें थ्रेट फील हुआ तो वी विल अटैक प्रीएम्प्टिव, हम वेट नहीं करेंगे। What it mean? It means कि United States of America declared कि we will bypass UNO or other powers in order to secure our nation. That is preemptive strike. वो जो बयानिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिसमें यूनिपोलैरिटी डिपिक्ट हो रही थी, इस बुश डॉक्ट्राइन ने इसको स्टैम्प कर दिया। एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका fought 2 wars single-handedly, Iraq War and अफगान वॉर। लेकिन इसी जो है वॉर के दरमियान अमेरिका की जो लॉन्गेस्ट इंटेंगलमेंट इन देयर हिस्ट्री इज अफगान वॉर। यहाँ पर एक छोटी सी मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ में, वो और क्लासेस में चूँकि चीज़ों का बैकग्राउंड इतना नॉलेज का नहीं होता, स्टूडेंट है ठीक है, क्वेश्चन हमेशा करें, ऐसा क्वेश्चन करें जिससे नॉलेज प्रोड्यूस हो, ना कि क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन करें। तो मतलब जो स्पीकर है उसको एंगेज करेंगे, तो वो स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि जी अमेरिका हार के चला गया अफगानिस्तान से। नहीं, वॉर जब आप पढ़ेंगे और स्टूडेंट्स होंगे आप इंटरनेशनल रिलेशंस के, तो आपको पता होगा वॉर की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। वॉर फॉर एक्सटर्मिनेशन होती है, वॉर ऑफ जो है डिस्ट्रक्शन होती है, वॉर फॉर लिमिटेड गेन्स होती है, मतलब एम्स होते हैं, वो अपने एम के लिए आया, वो एम पूरा हुआ या नहीं हुआ ये एक अलग बहस है। लेकिन इस लॉन्गेस्ट इंटेंगलमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन अफगान, इसी टाइम पीरियड में there was rise of many other poles, like Russia again resurrected. There was a rise of crouching tiger कहते हैं चाइना को। एक बुक भी है जिसके ऊपर 4 घंटे की डॉक्यूमेंट्रीज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है क्राउचिंग टाइगर की। तो ये पोल्स जो हैं, और ब्राज़ील और इंडिया अगेन एक बहुत बड़ी पावर के तौर पर आए। इसी 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो भी न्यूक्लियर क्लब में उनकी एंट्री तो उनको जो है रिकग्नाइज न्यूक्लियर पावर के तौर पे, क्योंकि एनपीटी के तहत नहीं एक्सेप्ट किया जाता। तो 21st सेंचुरी जो है इट बिगिन विद अ डिफरेंट स्टाइल व्हेन कंपेयरिंग विद द 20th सेंचुरी। सेकेंड डेकेड में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंटर्ड इनटू द फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अपनी आइसोलेशनिज्म को ख़त्म किया, मोनो डॉक्ट्राइन को जो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए इंटर हुआ। एंड फिर जो मैंने अभी आपको मुख्तसर बता दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर और डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर।
तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने वो यूनिपोलैरिटी का स्टेटस तो हासिल कर लिया। पर 21st सेंचुरी में जो है इनकी लॉन्गेस्ट इंटेंगलमेंट ने दूसरों को मौका दिया कि वो जो एक मल्टीपोलर, again word is moving toward the unipolarity to gradually toward the multipole, and it might be to go toward the non-polarity. अब non-polarity जो है उसमें तो कोई सेंटर ऑफ पावर होता ही नहीं है, वो तो वर्ल्ड ऑर्डर का जो पावर का इर्तिकाज है, इट इज डिवाइडेड अमंग्स द डिफरेंट एक्टर्स। तो उस हवाले से ये जो है ना इसका मैंने आगाज किया। अब इसका जो सेकंड पैराग्राफ में अगर आप इफ यू गो एंड स्टडी दिस आर्टिकल यू विल सी अबाउट द यूरोपियन ऑर्डर। अब यूरोपियन ऑर्डर जो था जिसमें अभी आई हैव टोल्ड यू जब इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में आपको बता रहा था कि 5 अंपायर्स उनके दरमियान, दैट इज, इससे जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के दे न्यू वेरी वेल कि बैलेंस ऑफ पावर या मल्टीपोलैरिटी, उस बैलेंस ऑफ पावर में ये 5 अंपायर जो आपस में इनके झगड़े भी रहे, उसमें जो है ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है एक मरतबा डिस्टर्ब भी हुआ जब नेपोलियन का राइज हुआ आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेपोलियन डोमिनेटेड इन द वेस्टर्न यूरोप, लेकिन जब उसकी डिफीट हुई इन द वॉर ऑफ नेशंस 1815, वियना सेटलमेंट, उसने इसको दोबारा से एक नई जहत दी। ये जो मल्टी पोलैरिटी का थीसिस था या वर्ल्ड ऑर्डर था वो कंटिन्यू हुआ, और उसमें जो है ये सारी अंपायर्स जो एक दूसरे को बैलेंस करती थी। रिमेंबर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज कंसीडर्ड एज अंपायर ब्रेकिंग वॉर। ऑटोमन अंपायर कोलैप्स कर गई, बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी, ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर कोलैप्स कर गया, ऑस्ट्रिया अलहदा हो गया, हंगरी अलहदा हो गया। रशियन अंपायर जो थी वो रशियन रेवोल्यूशन की वजह से उसका बहुत बड़ा एक सेटबैक उनको मिला, ज़ारडम ख़त्म हो गया। ब्रिटिश और फ्रेंच अंपायर जो थी वो दे वर नियर टू डिस्ट्रक्शन, और उनका जो कॉलोनियलिज्म था, फ्रेंच कॉलोनियलिज्म और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म्स की जो फाउंडेशंस थी, दे वर शेकन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। माइट भी यहाँ पर एक क्वेश्चन भी रेज हो सकता है कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी वॉर, डिस्ट्रक्टिव वॉर ना होती तो क्या ये कॉलोनियलिज्म कंटिन्यू रहता? माइट भी। लेकिन चूंकि विल ड्यूरेंट का एक बहुत ज़बरदस्त कोटेशन है कि वॉर इज़ फादर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद ये टेक्नोलॉजी हर एक चीज़ में एक जहत आ जाती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, डिस्ट्रक्टिव वॉर, जिसने एक ऑर्डर को ही चेंज कर दिया, मल्टीपोलैरिटी का जो फाउंडेशन से उसको हिला के रख दिया। तभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स को एक जगह मिली, और आइडियलिज्म जो है एक लिबरलिज्म की जो थॉट है एक पैराडाइम के सूरत में डोमिनेट कर गई। और फिर दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ये जो सब्जेक्ट के तौर पे, स्पेशलाइजेशन के तौर पे, कि एक ऐसा सब्जेक्ट हो जिसको हम स्टडी करके दुनिया को दोबारा ऐसी बड़ी डिस्ट्रक्टिव वॉर से बचाया जा सके। एनीहाउ माय मेजर कंसर्न वाज आपको एक हिस्टोरिकली फैक्चुअल डाटा बेस करके बताया जाए कि कैसे वर्ल्ड ऑर्डर जो है मल्टीपोलैरिटी से बाइपोलैरिटी की तरफ गया। और फिर बाइपोलैरिटी में जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर दोनों का आइडियोलॉजिकल क्लैश था, एक कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट करता था तो दूसरा कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट करता था। और ये आइडियोलॉजिकल क्लैश जो है इसने भी बहुत डिस्ट्रक्शन की फॉर द ह्यूमैनिटी। और 20th सेंचुरी जो है वो तो पहले ही वॉर से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जो छोटी मेजर वॉर्स हैं उससे बड़ी डिस्ट्रक्टिव किस्म की सेंचुरी थी। ये सिलसिला कंटिन्यू रहा और कैरी ऑन होता गया। अच्छा, अब इसमें जो है देन आई रोट इन माई आर्टिकल के जो सिंस द डाउन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत ढेर सारे डिफरेंट जो हैं वर्ल्ड पावर्स जो हैं वो सामने, लाइक अशामिनेड एम्पायर, पर्शियन एम्पायर। अब पर्शियन एम्पायर जो है उससे विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रीक सिटी स्टेट्स छोटी जो उन्होंने डिफीट कर दिया इन द पर्शियन वॉर्स। 3 वॉर में उनको डिफीट किया। बहुत बड़ी पर्शियन एम्पायर जो है वो छोटी सी स्टेट से
क्या होगी? डिफीट होगी, शिकस्त उसको होगी। इन द सेम वे रोमन एम्पायर जो है, जिसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ की एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, रोमन एम्पायर, वो पैगन जिसको बारबेरियंस कहते हैं, जर्मैनिक ट्राइब्स, छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज किस्म के जो ट्राइब्स थे, उनकी कंसिस्टेंट अटैक्स की वजह से रोमन एम्पायर कोलैप्स करी। ग्रीक सिटी स्टेट्स में जो है ना, ग्रीक छोटी छोटी सिटी स्टेट्स थी, सारी की सारी इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स थी, उनमें स्पार्टा को एक बहुत बड़ा मिलिट्री माइट माना जाता था। स्पार्टा को थीबीज ने शिकस्त दे दी। बड़ा हैरानकुन सी चीज बन जाती है। इसी तरह प्यूनिक वॉर्स को अगर आप स्टडी करें तो हैनिबल जो है, उसका अटैक जो है रोम के ऊपर, ये बड़ा एक ग्लोरियस इवेंट के तौर पे डिस्कस किया जाता है। और ये जो हैनिबल जो था, ही बिलोंग्स टू कार्थेज, नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। तो देन आई कंक्लूडेड कि हिस्ट्री जो है, भले ऑसवर्ड स्पेंगलर की जो थीसिस है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, उसको अगर लोग एक्सेप्ट करें या उस पर क्रिटिक आई है, लेकिन कुछ ना कुछ बात है ऐसी चीज़ कि जो ग्रेट एम्पायर्स हैं, सुपर पावर्स भी हैं, उनको कहीं ना कहीं आके ब्रेक लगती है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसका 20th सेंचुरी में कहीं ना कहीं हम देखते हैं पॉजिटिव भी रोल रहा है। अगर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का हम बात करें तो ये भी वुड्रो विल्सन के ही 14 पॉइंट्स, बेसिकली ही ड्राइव फ्रॉम द लिबरल्स थिंकर जो थे, जॉन लॉक और रोसो, उनसे ये ड्राइव करके ये प्रिंसिपल्स दिए थे। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ओपन सी पॉलिसी होनी चाहिए, ओपन डिप्लोमेसी होनी चाहिए, ऐसे आइडियल, बिकॉज ही बिलीव्स कि ह्यूमन बींग्स आर रैशनल, और रैशनल होने के नाते हम ये जो ब्रूटैलिटी है विद इन द ह्यूमन बींग्स, इसको हम टैकल कर सकते हैं बाय मेकिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी और कुछ इस तरह की। एनी हाउ, तो जो है ग्रेट पावर्स जो है, उनका भी डिक्लाइन अगर होता है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसने 20th सेंचुरी में जो अच्छे काम किए, लाइक जैसा कि अभी लिबरलिज्म का, या इसके अलावा भी आप देखें तो कई मरतबा जो स्विस कैनाल क्राइसिस है 1956 में, उस वॉर को भी अमेरिका ने प्रिवेल करके ख़त्म किया। दितौन एकॉर्ड है, ओस्लो एकॉर्ड है, ठीक है। अगर आप कोसोवो की वॉर देखें या बोस्निया हर्ज़ेगोविना का जो इश्यूज़ हैं, उनको भी देखें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रिवेल किया। आई हैव टोल्ड यू इन द अर्लियर कि लीग ऑफ नेशन में अमेरिका की एब्सेंटी जो है, इट इज़ मार्क्ड एज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ हैपनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। व्हाट इट मीन? इट मीन्स कि ग्रेट पावर्स की एब्सेंटी जो है वो भी डेंजरस हो सकती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए समटाइम्स। उसका होना तो खतरनाक होता ही होता है कि वो अपनी माइट इज राइट वाली बात कर रहा होता है, क्योंकि ग्रेट पावर्स जो है वो किसी मोरालिटी को एक्सेप्ट नहीं करती। अगर आप रियलिज्म के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करें, अकॉर्डिंग टू रियल स्कूल ऑफ थॉट, ग्रेट पावर नेवर एक्सेप्ट एनी मोरालिटी, स्टेट मोरालिटी। बट लिबरलिज्म का अगर थीसिस है, अगर लिबरलिज्म का पैराडाइम है, क्रिटिकल थ्योरी है, ठीक है, इंग्लिश स्कूल है, जो है, ये सारे स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि ग्रेट पावर जो है उसकी भी एक मोरालिटी होनी चाहिए। तो उस अंदाज में जब मैंने स्टडी करके देखा, जो दुनिया की ग्रेट एम्पायर्स रह चुकी हुई हैं, उन्होंने, जैसा कि पर्शियन एम्पायर थी, पर्शियन एम्पायर जो है वो रिलीजियस टॉलरेंस के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त थी। अगर आप इन शामिनिड एम्पायर, जिसको उर्दू में मखनामन बोल रहे होते हैं, शामिनिड्स बोल रहे होते हैं, उनकी टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखें तो शायद आज, अब मैं अगर गलत नहीं सोच रहा तो शायद 40-45 के करीब कंट्रीज उसमें फॉलो करते हैं, लेकिन दे नेवर इम्पोज देयर रिलीजियस फिलॉसफी अपॉन द पीपल्स। तो वो ग्रेट पावर थी, अपनी रिलीजियस टॉलरेंस के लिए याद रखी जाती है। रोमन एम्पायर थी, तो रोमन एम्पायर जो है वो अपने लीगल कोड्स की वजह से और लीगल इंस्टीट्यूशंस की वजह से याद रखी, क्योंकि वो जस्टिनियन कोड जो हैं वो आज दुनिया के जो डिफरेंट लीगल सिस्टम्स हैं उनको बेस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही अगर नेपोलियनिक फ्रेंच एम्पायर जो है वो अपने जो स्लोगन है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उसके फैलाव के लिए याद रखी जाती है, ठीक है। अबेसाइड्स एम्पायर जो है मुस्लिम की, वो अपने जो नॉलेज, सेंटर ऑफ नॉलेज था,
ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ डार्क एजेस व्हेन इन यूरोप, जब उनका चर्च डोमिनेट करता था, फ्री थिंकिंग नहीं थी, तो ये एम्पायर जो फ्री थिंकिंग का भी सेंटर ऑफ मर्कज था। तो ये ग्रेट पावर्स जो है अपनी मॉरल लेगेसी के लिहाज से याद रखी जाती हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि अपना मिलिट्री माइट है, इकोनॉमिक माइट है, उसके कुछ अच्छे पॉजिटिव पॉइंट हैं, लेकिन उसकी जो अनवेवरिंग सपोर्ट है फॉर इजराइल, यूक्रेन के इशू में जो उसकी इंटेंगलमेंट है, अनड्यू इंटेंगलमेंट, बिकॉज व्हेन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ USSR, these area were the area of influence of Russia. यूक्रेन को खाम खा नेटो में इंक्लूड करना, इसराइल के मैटर में अनवेवरिंग सपोर्ट, ये ऐसी इंटेंगलमेंट है। जैसे कि इराक वॉर हुई अफगानिस्तान, तो ये ग्रेट पावर जो है उसकी फाउंडेशन को जो है वो खोखला ना कर दें। तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो एज एक ग्रेट पावर के तौर पे, इसकी लेगेसी कहाँ पर रखी याद कहाँ पे किया जाएगा इसको? क्योंकि अगर वर्ल्ड ऑर्डर, मैं अभी अपने इसी लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि ग्लोबल पावर का जो स्ट्रक्चर है, मल्टीपोलैरिटी से बाइपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी से यूनिपोलैरिटी, और माइट ये यूनिपोलैरिटी से नॉन पोलैरिटी की तरफ अगर जा रहा है। और ये पावर जो है, चले हम ये नहीं कहते कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कोलैप्स हो जाता है, लेकिन दूसरे सेंटर ऑफ पावर्स जो है वो इमर्ज हो रहे हैं, और ये जो ग्लोबल पावर का जो स्ट्रक्चर है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? बहुत सारी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में, स्टेट एक्टर्स में, नॉन स्टेट एक्टर्स में। तो इसका ऑटोमेटिकली ग्रेट पावर्स का स्टेटस तो वो यूनिपोलैरिटी का खत्म हो सकता है, और वो जो हाइपोथेटिकल स्टेट है ऑफ नॉन पोलैरिटी वो हो सकती है डेफिनेटली। तो हाउ इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बी काउंटेड एज अ ग्रेट पावर? इसकी लेगेसी जो है वो कहाँ पर काउंट की जाएगी? यहाँ पर एक और चीज़ भी मैंने जो है, आई हैव रीडिंग अ बुक ऑफ विल ड्यूरा, जिसमें मैं एक छोटा सा पैराग्राफ है वो यहाँ पे मैंने आर्टिकल अपने में उसको वहाँ पे और डिफरेंट अंदाज में उसको बयान भी किया है कि दोज विद लिटिल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफन बिलीव दैट वेरिटेबिलिटी ऑफ मॉरल कोड्स रेंडर्स दैम यूजलेस सिंस दे डिफर अक्रॉस। कि जिनका नॉलेज हिस्ट्री का कम है ना, वो जो मॉरल कोड्स हैं ना, मोरालिटी के कोड्स जो हैं, उनको यूजलेस कंसीडर करते हैं। क्योंकि मोरालिटी जो है ना, जब हंटर गैदरिंग सोसाइटीज थी तब और मोरालिटी थी, शिवलरी और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो उस सोसाइटी में मॉरल वैल्यूज़ को बहुत, उनके मॉरल कोड ही डिफरेंट थे। फिर जब से ये सिविलाइजेशंस हैं आई हैं, और फिर इनमें जो मॉरल कोड्स है डिफरेंट हैं, तो मॉरल कोड्स डिफरेंट होते रहते हैं। तो उसने कहा कि जिनके पास लेस नॉलेज है ना हिस्ट्री का, तो वो तो कंसिडर करते हैं कि मॉरल वैल्यूज़ की कोई यूजलेस हैं, बट दोज एंड द डिफर अक्रॉस टाइम एंड प्लेस एंड समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्ट वन अनदर। मॉरल कोड्स की बात हो रही है। हाउएवर a deeper understanding of history reveals the universality of certain universal moral codes, especially those relevant to the world order. तो वो जो वर्ड ऑर्डर से रिलेटेड मैंने अभी आपसे चीज़ें डिस्कस की कि वो मॉरल कोड्स जो हैं वो आज की हिस्ट्री में भी उनको याद रखा जाता। देखें, मंगोल्स जो हैं, जिनकी शिवलरी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी दास्तानें रकम हुई हैं कि वो बहुत जो है किलिंग, मैसिव किलिंग में बहुत पॉपुलर थे, लेकिन उनके दौर में भी जो है यूरोप और एशिया का जो एक लिंकेज था, ट्रेड का लिंक, ये बहुत बड़ी उनकी लेगेसी के तौर पे याद रखा जाता है। तो ये चीज़ जहाँ पे मैंने अपने इस आर्टिकल में भी मेंशन की कि दोज हु हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री दे कंसीडर्स मॉरल कोड्स एज अ, ये थोड़ा सा ब्रेक हम कर ले अजान।
ओके जी, हम रिज्यूम करते हैं. तो आई हैव मेंशन दिस इन माय आर्टिकल दैट दोज हु हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, they considers कि moral codes are useless because it varies in different times. But those who have a deeper knowledge of history, they knew very well that कि जो moralities है और especially global power की morality है, it matters a lot. Global power की जो morality है, it उसकी जो legacy है, it remains in the papers, in the annals of history. इसकी एग्जाम्पल्स मैंने दी हैं इसी अपने आर्टिकल्स में कि द पर्शियन एम्पायर इज रिमेंबर फॉर इट्स रिलीजियस टॉलरेंस एंड पायनियरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, और स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं उसकी वजह से ये जो पर्शियन एम्पायर है इसकी लेगेसी बहुत, आप आज दिन तक इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, और हमारी जो लैंड और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन से जितनी भी चीज़ें वो पर्शियन लैंग्वेज और पर्शियन एम्पायर की दी हुई हैं, इसकी लेगेसी कंटिन्यू है. Again, Roman Empire celebrated for its political institution and legal codes. The Abbasides renowned for their contribution to learning and the advancement of science during the Europe's Dark Age. Mongols are noted for their promotion of trade and commerce. And Spanish Empire for its exploration. Spain और पुर्तगाल जो हैं उन्होंने जब Renaissance और scientific revolution के बाद they explored and they moved round the globe and they discovered, they navigated different oceans और उन्होंने बहुत कुछ explore किया. अमेरिकास को भी explore किया, सी रूट टू इंडिया भी explore किया. वो अपनी उसकी ये legacy जो है आज दिन तक याद रखी जाती है. And French Empire for the spread of liberty, equality, fraternity and Napoleonic Code. Napoleonic Code जो है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ नेपोलियन, उसका जो सबसे अच्छा काम, जो खुद उसने कहा कि मेरी जो अगर 40 विक्ट्रीज है ना उनको दुनिया भूल जाएगी, बट द वर्ल्ड विल रिमेंबर द लेगेसी ऑफ नेपोलियनिक कोड. हमारे यहाँ भी जो इंडियन पेनल कोड है ना, ये याद रखें कि हमारा इंडियन पेनल कोड भी उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, जो लॉर्ड मैकॉले ने ड्राइव किए थे, ही ड्रिवन फ्रॉम द कोड नेपोलियन, तो उसकी लेगेसी आज दिन तक है. Again, the British Empire is recognized for its industrial and institutional development, और United States of America as a power, इसकी legacy जो है वो किस तरीके से आगे रखी जाएगी अगर जो ये यूनिपोलैरिटी का वर्ल्ड ऑर्डर जो ग्लोबल है ये नॉन पोलैरिटी की तरफ मूव कर रहा है. तो उसी के हवाले से ये सारा जो है मेरा आर्टिकल था. अब इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो रोल अभी मैंने आपको बताया कि विद द डॉन ऑफ 20th सेंचुरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका स्टैंडिंग नोवेयर, बट विद इन आफ्टर द वॉर इसकी जो लेगेसी है वो इसकी जो इकोनॉमिक पावर है उसने इसको मिलिट्री माइट भी बनाया और इसको इकोनॉमिक पावर भी लेकर गया. और अगर आप देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनका जो ब्रेटन वुड इकोनॉमिक मॉडल है वो प्रिवेल करता है पूरी दुनिया में, जिसके तहत इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन IMF और वर्ल्ड बैंक भी बने, क्योंकि उससे पहले जितने भी इकोनॉमिक मॉड्यूल्स थे दुनिया में वो सारे ख़त्म हो गए या उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, इकोनॉमिक वर्थ नहीं थी कि वो कंटिन्यू रखते. तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसका बयानिया जो है 20th सेंचुरी में थ्राइस डोमिनेट कर गया, बहुत सी जगहों पर उसने पॉजिटिव रोल भी प्ले करके बहुत सी वॉर्स को भी रोका, बट 21st सेंचुरी में जैसा कि 9/11 के बाद उसका जो बुश डॉक्ट्राइन है. अब पहले तो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में मैंने कुछ बताया था, अब मैं आपको बता दूं कि प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्राइन जो है ये बड़ा हॉकिश और न्यू कंजर्वेटिव्स का डॉक्ट्राइन था. अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, United States of America will act unilaterally against any threat that comes to create a threat national security of United States of America. और इसी चीज़ को बेस बनाकर अमेरिका जो कि चैंपियन है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का जो बनता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का चैंपियन
और बहुत सारी लिबर्टीज़ का, उसके अपने स्टेट में भी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में खुद में भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और वहाँ के लोगों के लिए भी ये कुछ बाइस तकलीफ भी बना, तो क्योंकि सिक्योरिटी के नाम पर बना। तो फिर इसकी जो लॉन्गेस्ट इंटेंगलमेंट इन अफगानिस्तान ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, चाइना बिकम अ इकोनॉमिक माइट एज वेल। तो अभी उसका सफ़र बहुत बहुत उसे अभी तय कर रहा है। उसे ग्रेट पावर्स का स्टेटस या एक जिसे डेवलप स्टेट तक का स्टेटस शायद टाइम थोड़ा सा लग सकता है। बहुत सारे जो हैं इस लोग इससे बात से मुतफिक नहीं होंगे, लेकिन उनको फिर थोड़ा सा चाइना की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा कि 1949 के रेवोल्यूशन से लेकर 1978 तक, जब तक टाइम पीरियड रहा माओ जेडुंग का, तो चाइना जो है वो टू सम एक्सटेंट एक मिलिट्री पावर तो रिकग्नाइज हो गया था, लेकिन इकोनॉमिक पावर बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं हुआ था। 1978 के बाद जब डेंग ज़ाओपिंग की थोड़ी सी लिबरल इकोनॉमिक जो है पॉलिसीज़ की वजह से चाइना जो है इट मूव टूवर्ड अ ग्रेट इकोनॉमिक पावर एज वेल। और इसी टाइम पीरियड में रशिया अंडर द व्लादिमीर पुतिन जो है इट रिज्यूम टू ए ग्रेट पावर अगेन एज अ मिलिट्री माइट भी, और इकोनॉमिक पावर वो भी अभी इस चीज़ को सफ़र को तय कर रहा है। तो मेरा जो बेसिक पर्पस वो ये था कि एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि कैसे दुनिया की जो बड़ी पावर्स हैं, ग्रेट पावर्स ने अपने अपने दौर में किन लेगेसीज को छोड़ा। उसको अगर हम एक पैसिमिस्टिक व्यू से देखें तो ग्रेट पावर्स की जो वॉर्स हैं उनकी स्टोरीज अगर लिखें तो अलग से बुक्स भर जाए। हर पावर ने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को या अपनी वैल्यूज़ को, चाहे वो जो है किसी न किसी तौर पर उन्होंने उसको एक्सपैंड करने की कोशिश की है। समटाइम्स कुछ हिंदू ऑथर्स हैं वो ये कह रहे होते हैं कि इंडिया जो है उसने जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है इसकी तरफ नहीं गए। विद इन सब इंडिया जो है इट्स अ सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी बहुत ज़्यादा रही है। यहाँ पे इंपीरियल यूनिफिकेशन सिर्फ जो है पूरी हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में 5 मरतबा इंपीरियल यूनिफिकेशन हो चुकी है। अदरवाइज यहाँ पर भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी विद इन द सब कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा रही है। तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और अपने कल्चर को प्रमोट करना और दूसरों पे इम्पोज करना, ये बड़ी पावर्स का कुछ ना कुछ इस हद तक ये रहा है, जिसकी वजह से पर्शियन एम्पायर जो है इट गॉट इंटेंगल्ड इन द ग्रीक अफेयर्स, जिसकी वजह से पर्शियन वॉर्स हुई और ग्रीक जो पर्शियन एम्पायर है उसका वो कोलैप्स हो गया। फिर जो है उस पर्शियन वॉर के बाद जो बहुत बड़ी डोमिनेंट ग्रीक सिटी स्टेट बन के उभरी वो एथेंस थी। लेकिन एथेंस जो है उसने फिर अपने अलायंस बना लिए, ठीक है। एथेनियन लीग और पेलोपोनेशियन लीग यानी कि स्पार्टा और एथेंस की उनकी जंग शुरू होगी। स्पार्टा मिलिट्री माइट बनकर आया, उसकी मिलिट्री सिग्निफिकेंस जो है ग्रीक सिटी स्टेट्स में बहुत ज़्यादा थी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी थीबीस से हार गया। तो जो ग्रेट पावर्स रोमन एम्पायर्स, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बताया कि वो भी जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बार्बेरिक, जिसको वो बार्बेरियंस बोलते हैं, हालांकि वो जर्मैनिक ट्राइब्स तो उनके कांस्टेंट वॉरफेयर की वजह से रोमन एम्पायर भी ख़त्म होगी, लेकिन इनकी लेगेसीज पॉजिटिव लेगेसीज चलती रही, जिसको मैंने डिफरेंट जगहों पे डिस्कस किया है। इसके साथ ही फिर मैंने डिस्कस किया कि यूरोप में जो है फ्रेंच एम्पायर की और ब्रिटिश एम्पायर जो ये भी डोमिनेट करके गई। इसके दरमियान में जो एबेसाइड्स का टाइम पीरियड रहा, तो इनके जो सेंटर थे मिडिल ईस्ट में वो लर्निंग के बहुत बड़े सेंटर्स थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और बहुत सारी ग्रीको रोमन थॉट्स जो हैं उनको इन्होंने इंटैक्ट रखा। ये जो यूरोप में हम जिसको कहते हैं रेनेसांस रीबर्थ है ना ग्रीको रोमन नॉलेज की। तो ग्रीको रोमन नॉलेज जो है वो अपनी जब उनके पास उनकी डोमिनेंस खत्म हुई, तो ये मुस्लिम एम्पायर्स ने इसको शुरू में जो उमैयद और फिर एबेसाइड्स के दौर में भी इंटैक्ट रहा। तो ये एक लेगेसी, ये भी एक बहुत बड़ी पावर्स रहे हैं। इन्होंने इस लेगेसी को जो तालीमी मैदान की लेगेसी इसको कंटिन्यू रखा। और यही जब क्रूसेड्स हुई, उन क्रूसेड्स के दौरान जो यूरोपियंस है दे केम इनटू कांटेक्ट विद द मुस्लिम्स के साथ जब उनका कांटेक्ट हुआ तो दे केम टू नो अबाउट देयर इंसेस्टर्स नॉलेज, वही ग्रीको रोमन नॉलेज जिसमें जो है उन्होंने रैशनल अप्रोच, इसके साथ जो है डिविनिटी को सिक्लूड करके
और फिर अगेन देयर हैपन ग्रेट सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन यूरोप, लेकिन उन मूवमेंट के साथ साथ एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और पावर का जो डायनामिक्स है अगेन डोमिनेट कर गई। लेकिन उनके ग्लोबल पावर का जो स्ट्रक्चर है उनको बैलेंस कर दिया, उनकी बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी कह लें, या उस मॉड्यूल ने उनको जो है बैलेंस करके रख दिया। लेकिन फिर भी आई हैव मेंशन इन माय आर्टिकल कि कैसे जो स्पेनिश एम्पायर और पोर्चुगीज जो है दे एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड और दुनिया के लिए नए वेन्यूज बना दिए, नए ट्रेड रूट्स के हवाले से मैं आपको बता दूं, जिसे हम कहते हैं केप ऑफ द गुड होप। केप ऑफ द गुड होप जो है, उससे पहले, उसके डिस्कवर होने से पहले जो वर्ल्ड की ट्रेड जो डोमिनेट करती थी वो मेडिटेरेनियन सी में करती थी। और मेडिटेरेनियन सी में खासकर जो ये जो इटालियन सिटी स्टेट्स हैं, ये बहुत, इसीलिए वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है बैंकिंग का आगाज, मॉडर्न बैंकिंग का आगाज वहाँ से हुआ और वो डोमिनेट करते थे। लेकिन जैसे ही केप ऑफ द गुड होप डिस्कवर हुआ, वो जो मेडिटेरेनियन का शिफ्ट था इकोनॉमिक या ट्रेड रूट्स का, वो शिफ्ट चेंज हो गया। तो जो है स्पेन का और पोर्चुगल की एज अ ग्रेट पावर, नो डाउट स्पेन भी एक बहुत बड़ी पावर रही है, यूरोप पे डोमिनेट भी करती रही कुछ अर्से तक। स्पेन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक्सप्लोर किया उन्होंने, ठीक है, तो उनकी भी कंट्रीब्यूशन है, पोर्चुगीज और स्पेनिश की भी। फ्रांस, उम्मीद है कि मुझे मौका अगर फिर कभी मिला तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर ज़रूर मैं एक लेक्चर देना पसंद करूँगा यहाँ पर। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में ये कहा जाता है कि इट मार्क्ड ह्यूमन हिस्ट्री बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसी से आप उसकी सिग्निफिकेंस को रियलाइज कर लें कि फ्रांस और फ्रेंच रेवोल्यूशन और उनका जो स्लोगन था, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, नेपोलियनिक कोड। एक और चीज़ से पहले बता दूं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो है डिवाइन किंगशिप की थ्योरी जो है ना, उसको ऐसे ही मुसलमा सी थी कि ये जो किंग है ये खुदा के ही अवतार हैं, तो बस यही सिस्टम है, हम मुकद्दर में लिखा है, ये डिटर्मिनिस्टिक किस्म के थॉट्स थे। तो उनकी ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने जो फ्रेंच जो है उन्होंने एंशियन रजीम का खात्मा करके और ये वाला इख्तियार, वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी बहुत पॉपुलर है अमंग्स द बहुत स्टूडेंट्स जो हैं उसको बहुत शौक से पढ़ते हैं, रोसो की, मोंटेस्क्यू, रोसो की, हॉब्स की और जॉन लॉक की। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में पलड़ा भारी कर दिया आवाम का, जिसको हम आज भी कहते हैं राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि ये इख्तियार जो है हुकूमतें बनाने का और गिराने का इख्तियार जो है ये कोई ऊपर से डिवाइन नहीं है। तो दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच एम्पायर एज वेल। ब्रिटिश एम्पायर की लेगेसी देखें, वेरेवर दे वेंट, जिसके बारे में कहा, तो उनकी एम्पायर इतनी बड़ी थी, जहाँ पर भी गए हैं दे डेवलप इंस्टीट्यूशंस, दे डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर्स। यहाँ पे हम अदर साइड जो है वो आपके माइंड में ज़रूर आ रही होगी कि भाई जितनी भी एम्पायर्स गई इन्होंने डिस्ट्रक्शन भी की, लूट मार भी किया, लेकिन रिमेंबर वेरेवर ब्रिटिश वेंट दे डेवलप इंस्टीट्यूशंस, दे डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर्स। आप उनकी कॉलोनीज़ को देख लें, आज भी उनकी कॉलोनीज़ जो भी होंगी पूरी दुनिया में, वो दुनिया की दूसरी जो ग्रेट पावर्स थी यूरोप की, उनकी कॉलोनीज से डिफरेंट होंगी। ब्रिटेन की कॉलोनीज कौन सी थी? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कीनिया टू सम एक्सटेंट, और ये हांगकांग देख लें। इन्होंने जो इकोनॉमिक मॉडल्स दिए, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस इनके डेवलप करके गए, ये उनकी एक लेगेसी है। इसको आप इंटरप्रेट जैसे मर्जी करते रहें, तो ग्रेट पावर्स जो है दे लेफ्ट देयर लेगेसीज, जिनको किसी न किसी सूरत में कहीं ना कहीं वो अपनी प्लेस मिल गई। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, जिसका हमारा फोकस रहा है सारे आर्टिकल के अंदर मेरा, कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है इसकी खाम जिसे कह लें कि अननेसेसरी इंटेंगलमेंट्स आफ्टर बीइंग अ ग्रेट पावर और यूनिपोलर वर्ल्ड में, इसके जो है जो यूनिलैटरल एक्शंस हैं, उसने डेफिनेटली इट क्रिएटेड अनॉयंस अमंग्स द अदर पावर एक्टर्स, अदर ग्लोबल पावर एक्टर्स। और इसी के वही जो इंटेंगलमेंट्स हैं 9/11 के बाद इराक की, भले ही उस वॉर को अगर वो अपनी विक्ट्री कंसीडर करे, दे कैन डू
दे क्लेम द विक्ट्री, बट इन्हीं इंटेंगलमेंट्स के दौरान ही दूसरे पावर्स जो एक्टर्स हैं उनकी डोमिनेंस हुई। और क्राउचिंग टाइगर को जब आप स्टडी करके देखेंगे, वो बुक एक आई है, थीसिस है बहुत ज़बरदस्त, कि चाइना जो है वो किस तरीके से एक मिलिट्री माइट के साथ साथ इकोनॉमिक माइट भी बनता जा रहा है तेज़ी के साथ। और वो जो है अपनी सेंसिटिव ह्यूमिलेशन, क्योंकि अगर आप 19th सेंचुरी में देखें तो चाइना जो है उसके साथ वाकई ह्यूमिलेट किया गया था उसको। ये जितनी बड़ी पावर्स थी उन्होंने अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना ली थी। चाइना बहुत बड़ी एम्पायर थी, उसको एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिया कि ये जनाब ये मेरा एरिया। ये जो पुर्तगाल है उन्होंने अपने एरिया का कर्व्ड आउट कर लिए। फ्रांस जो है उन्होंने इंडो चाइना के इलाकों को भी कैप्चर कर लिया। इंडो चाइना में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया आ जाता है। फिर जो ब्रिटेन है इन्होंने भी अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिया। तो उसके लिए वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन थी। लेकिन इसी अमेरिका की 21st सेंचुरी की इंटेंगलमेंट्स के टाइम पीरियड्स में, उससे कुछ पहले कह लें या उससे कुछ बाद में, चाइना को भी मौका मिला दोबारा से अपनी एक पावर इन्हांस करने का, इकोनॉमिक पावर इन्हांस करने का, अपनी मिलिट्री पावर को इन्हांस करने का। अब वो अपनी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन जो है उसका जो अनॉयंस है उसका भी तो बदला ले सकता है। ह्यूमन बींग्स आर ओनली इसको सोशल एनिमल्स जिसको कह लें, या ह्यूमन बींग्स ऐसी क्रिएचर कह लें कि जो अपनी इंसल्ट या अपनी इन चीज़ों को याद रखते हैं। एनिमल्स जो है ना उनकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट टाइम होती है। वो हाँ कोई बंदा आ जाए जिससे उसने बदला लेना तो शायद उसको पहचान लेते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर उनके माइंड में नहीं है ना, तो वो को लिख के रखते हैं। ह्यूमन बींग्स आर दोज क्रिएचर जो कि अपनी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके रखते हैं और जो कि पास ऑन भी होती रहती है। तो वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन तो उनको भी याद है। सो दैट इज वाई द क्राउचिंग टाइगर इज एन अमर्जिंग टाइगर। रशिया जो है, यूक्रेन की इंटेंगलमेंट आई हैव मेंशन हियर कि जो है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था रशिया का आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ 1991, उसको ड्रैग करना टुवर्ड नेटो। ये एक अननेसेसरी सी, एक फ्यूटाइल सी उनकी, आई डोंट नो कि उनके पॉलिसी मेकर्स ने किस तरीके से इसको करके, शायद हो सकता है उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो। तो वो यूक्रेन की वॉर जो है जिसने दुनिया को अभी काफ़ी लपेटे में लिया हुआ है, बहुत सारे इसके रिपरकशंस हैं। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और ख़ासकर रशिया अभी बहुत बड़ी माइट है। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं कोल्ड वॉर के इरा के ये दोनों वॉरिंग पार्टीज़ हैं उनके लिए, और नेटो जो है और रशिया का जो इंटेंगलमेंट है, स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वार्सा पैक्ट भले ही ख़त्म हो गया लेकिन रशिया जो है वो एक मिलिट्री माइट है। वो चीज़ फिर से उसको सामने आ रही है कि वहाँ पर रशिया ने जो अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में अमेरिका को सक्सेसफुली इंटरवीन नहीं करने दिया। अब ये एक इंटेंगलमेंट है। अरब इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट, इसकी हम अगर हिस्ट्री में जाएं, उसकी जो है पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स को छोड़ के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ह्यूमैनिटेरियन काज के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 20th सेंचुरी में, वो तो बहुत उनके पॉलिसी मेकर्स दिस शोज दैट वी डिड वर्क अ लॉट। उनकी NGOs जो हैं वो बहुत वर्क करती हैं उनके बनाई हुई कि ह्यूमन, वहाँ पर अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे फिर अगेन जो है उनके पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो, आई डोंट नो कि क्या। एक चीज़ वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री एज वेल, पॉलिसी मेकिंग किसी एक फ़र्द का काम नहीं होता। ये एक बहुत मल्टी पर्सनल टास्क होती है। एक स्टेट जो है वो अपने बहुत सारे जो है अपनी हिस्ट्री को भी सामने रखती है, बहुत सारी लॉबीज भी उसमें वर्क कर रही होती हैं, उनके फाइनेंशियल, उनके पॉलिटिकल, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ अपनी पुरानी लेगेसीज को भी लेके चल रहे होते हैं। लेकिन जो है ये अनवेवरिंग सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन द मैटर ऑफ यूक्रेन वॉर एंड अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो है ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में। तो ये अगेन वैसी ही इंटेंगलमेंट लग रही है जैसी कि इराक और अफ़गान वॉर के दरमियान इनकी इंटेंगलमेंट रही है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, माइट दे हैड थिंक दैट कि वैसी इंटेंगलमेंट के बाद अगर क्राउचिंग टाइगर रशिया अगर पावर्स में आए हैं, और अभी आप ये देखें अफगानिस्तान से इनकी जो है विथड्रॉल इन अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, तो उसके बाद जो है अमेरिका के बहुत सारे अलाइज जो हैं वो अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस के ऊपर भी दे क्रिएटिंग ए डाउट, और इनकी जो कमिटमेंट है बीइंग एन अलाई उसके ऊपर भी दे आर क्रिएटिंग ए डाउट।
कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एज एन अलाई और इनका जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है क्या वाकई ही वैसा है जैसा कि यूनिपोलर वर्ल्ड में था? तो they are very doubtful, they're skeptic about the global influence of United States of America. So considering all these things in my mind, so then I wrote this article कि क्या जो global power की legacy, इसकी अहमियत उन पॉलिसी मेकर्स के नज़दीक है। देखें, जिस भी स्टेट के, मैंने आपको बताया कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, जो वो पॉलिसी मेकिंग शेप करने लग रहे होते हैं, तो दो बड़े स्कूल ऑफ थॉट हैं, रियलिज्म एंड लिबरलिज्म। इसको मद्देनजर रख के अपनी पॉलिसीज को शेप कर रहे होते। इसी आर्टिकल में मैंने जो है मेंशन तो नहीं किया, लेकिन मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर लेता हूँ जो सुनने वाले हैं ब्लैक होल के, कि जो रियलिज्म या रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के अगर पॉलिसी मेकर्स डोमिनेट कर रहे हैं ना पॉलिसी मेकिंग में, तो उनके नज़दीक ग्लोबल पावर जो है या वर्ल्ड पावर जो है या सुपर पावर, उसके नज़दीक मोरालिटी की कोई फिक्र नहीं करते। दे कंसिडर्स कि ह्यूमन नेचर जो है वो ब्रूटल है, और वर्ल्ड का जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है वो अनार्किक है, सेल्फ हेल्पी, और अपनी पावर को इन्हांस करना और अपने स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं उनको जो है अटेन करना ही इज द अल्टीमेट गोल। तो रियल स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स, अगर डोमिनेट करें, बिफोर दैम देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ मॉरल पावर्स। बट लिबरल स्कूल ऑफ थॉट जो है, बिकॉज उसके जो बेसिक असम्पशंस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो जानते हैं, दे कंसीडर्स, उसका बेसिक असम्पशन ये कि ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल। ये दूसरे क्रिएचर्स की तरह नहीं है। ये इन्हें पता है कि ब्रूटैलिटी और अनार्किक स्टेट जो है इसको कैसे ख़त्म करना है, बाय मेकिंग इंस्टीट्यूशंस, बाय कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो जो अमेरिका जो है ना, वो नियो लिबरलिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसका चैंपियन है। तो तभी इसीलिए मैंने अपने इस आर्टिकल्स में एक सजेशंस उनके लिए ये रखा है कि अमेरिका जो कि अपने आप को व्हाट दे कंसीडर्स सिटी अपॉन हेल, एन एम्पायर ऑफ रीजन, अकल की एम्पायर, जो कि उनके प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन ने ये कॉइन किया था, एम्पायर ऑफ रीजन, सिटी अपॉन हेल। तो जो है उसको एक ग्रेट पावर की मोरालिटी के तौर पर कुछ चीज़ों जो है उनको देखना चाहिए कि उसकी लेगेसी के तौर पर, छोड़ी हुई लेगेसी के तौर पर क्या जाएगा। तो ये मेरा जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने ये पढ़ना चाहूँगा। एज एन एम्पायर ऑफ रीजन एंड अ सिटी अपॉन अ हिल, द यूनाइटेड स्टेट शुड स्ट्राइव टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द ग्लोबल पॉलिटिक्स। एक और चीज़ मैं आप यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। वंस आई वॉज रीडिंग अ बुक ऑफ विल ड्यूरैम, तो उसका एक छोटा सा कोट मैं यहाँ पे भी आप लोगों के सामने भी शेयर करूँगा। बिकॉज ही कंसीडर्स कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के तौर पे और अपनी जो है सारी मिलिट्री माइट के तौर पर, तो उसने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उससे क्वेश्चन किया गया ना कि डू यू थिंक कि पूरी दुनिया जो है इसके लोग कभी इकट्ठे भी हो सकते हैं? इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतनी आइडियोलॉजीज वर्क कर रही होती हैं कि जो है ह्यूमन बींग्स के आप आइडियोलॉजिकल क्लैशेस की वजह से कभी इकट्ठी नहीं दुनिया हो सकती। ही आंसर्ड यस। हाउ? तो विल ड्यूरैम ने आंसर किया कि इफ हमारा अगर किसी एलियंस के साथ फाइट हो जाए, किसी एलियंस के साथ, हाइपोथेटिकल स्टेट है, तो तब जो है ना हमारी दुनिया इकट्ठी हो सकती है उस थ्रेट को टैकल करने के लिए। बट अगेन ही स्टेटेड कि उसमें लीड कौन करेगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जब एक स्टेट जो है इतनी सारी खूबियों की हामिल होने का दावादार भी है, उनके स्कॉलर्स कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि लेट हेनरी किसिंजर, he stated that United States of America, उसका बयानिया जो है 3 times in the 20th century dominated, 3 times। तो वो बयानिया जो है क्या 21st century में भी वैलिड रहेगा? It seems it creates doubts amongst, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, amongst the scholars of international relations, कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड जिसको अभी चैलेंज कर दिया गया मल्टीपोल
मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रही है तेजी के साथ, with rising Russia as a military power and economic power China, ब्राज़ील अपनी इकोनॉमिक और इंडिया अपनी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की वजह से, इंडिया और पाकिस्तान दोनों का न्यूक्लियर क्लब में आना, ये बहुत सारे साइंस हैं ऐसे कि वो यूनिपोलर वर्ल्ड का जो थीसिस है या ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है तेज़ी के साथ। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने इन तमाम चीज़ों के साथ कि जो अब नो डाउट अबाउट कि ऑस्वर्ड स्पैंगलर का जो थीसिस था ना डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, जब उसको मैंने पढ़ के देखा ना तो उसकी कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि जो मुझे बड़ा अट्रैक्ट भी की, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। स्पैंगलर ने ये कहा था कि जो जैसे हम ऑर्गेनिक बीइंग्स हैं ना, हमारी पैदाइश होती है, हम बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर हमारी डेथ हो जाती है, इसी तरीके से तमाम ऑर्गेनिक बीइंग्स की सिविलाइजेशंस जो हैं इनके अंदर भी यही चीज़ है, ऑर्गेनिक है। और हिस्ट्री को जो लीनियर की सूरत में नहीं, उसने देखा था सिक्लिकल हिस्ट्री कि हर स्टेट का, जैसे कि हर चीज़ का एक डिक्लाइन है ना, तो हर चीज़ के अंदर अपने डिक्लाइन। लेकिन ये याद है कि उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपने इस ऑर्गेनिक एस्पेक्ट को ख़त्म करके अपनी बहुत सारी चीज़ों को ना आइडियाज़ की सूरत में लेके चले गए थे, इंस्टीट्यूशंस डेवलप कर लिए। मतलब दे डेवलप देयर इंस्टीट्यूशंस के डेथ होती है ना तो ऑर्गेनिक बीइंग्स की होती है, इंस्टीट्यूशंस की, आइडियाज़ की डेथ नहीं होती। आइडियाज़ क्या हो जाते हैं, एक आइडिया से बेहतर आइडिया फिर आ जाता है। मतलब उन्होंने बहुत सारे एहतमाम करने शुरू कर दी। ये एक बड़े कैजुअल अंदाज में मैं आपसे करूँ, ये डिस्कशन जो है बड़ा ओपन सा फॉर्म है, उस अंदाज में आपसे बात कर रहा हूँ कि शायद उन्होंने पता नहीं अपनी जो है इस चीज़ को ऑब्सलीट होने से बचा लिया। देखें ना, टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो जाती है, फिर उसकी जगह कोई और चीज़ ले लेती है, शायद उसकी भी किस्म की डेथ हुई। तो इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से शेप किया कि वो जो ऑर्गेनिक डेथ वाला या ऑर्गेनिक डिक्लाइन वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी शायद टैकल करने की कोशिश की। कुछ हद तक टैकल किया जा सकता है, लेकिन जो अल्टीमेटली चले, मैंने यही अपने आज के वाले इसी डिस्कशन के दौरान भी ये बात की कि यूनिपोलैरिटी का जो मॉड्यूल है मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है। हम ये कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपनी पावर्स को ख़त्म तो नहीं कर पाएगा, ख़त्म नहीं होगी उसकी अल्टीमेटली, लेकिन चैलेंज तो हो रही है। तो फिर भी उसकी जो लेगेसी है एज ए ग्रेट पावर, जैसे कि दूसरी एम्पायर की लेगेसीज रही हैं, तो उस लेगेसी में कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव होना चाहिए कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे या जो है जिसको हम कह लें कि जिसको याद रखा जा सके। यहाँ पर एक और चीज़ जो इसी टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था तो उसको थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट कर दूँ, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स है बहुत से जर्नल रीडर्स के लिए बहुत मुश्किल इसलिए साबित होगा कि इसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इसमें बहुत ज़्यादा है, और जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के या जो पॉलिटिकल साइंस के, उनके लिए तो ये थोड़ी सी आसानी होगी। तो ये इसको थोड़ा सा आम लोगों के फहम के लिए इसमें मैंने जिक्र किया था टोटलिटेरियन रेजीम्स का, जिसमें कम्युनिस्ट रशिया, फैशिस्ट इटली और नाज़ी जर्मनी, इनका राइज जब हुआ यूरोप में, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एप्रीहेंशंस थी। लाइक इटली जो था उसको ये था कि जो है मुझे जितना शेयर का वादा किया गया था मुझे उतना शेयर मिला नहीं। जर्मनी जो है उसको ये कहा गया कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एंड करने के लिए कहा गया था 14 पॉइंट्स की बुनियाद पर, तो ये तो दैट वाज ए सॉर्ट ऑफ ट्रूस, और हमें टेबल पे आके हमें हरा दिया गया। वॉर गिल्ट क्लास हम पे लगा दी गई और वॉर इंडेमनिटी हम पे लगा दी गई कि यानी कि ये वॉर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपने शुरू की थी, तो इसका खुमियाजा भी आप भुगतेंगे। इस पे सारा बर्डन भी उन पे डाल दिया गया था। जो आपने लॉस पहुंचाया है ना ब्रिटेन को और फ्रांस को, उसके ऊपर वॉर इंडेमनिटी लगा दी। और ये उसी जो है उसमें जो डिस्कशंस हुई थी, जो वॉर को एंड करने की ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में, ये सब चीज़ें उनके ऊपर इम्पोज कर दी कि ये वॉर गिल्ट क्लास जो है ये जर्मनी भूला नहीं था। और इन्हीं चीज़ों को ले करके जर्मनी में जो है वहाँ पर भी देयर वाज ए सॉर्ट ऑफ एक किस्म का इनकलाब तो नहीं कह सकते, उनकी जो है नाज़ी पार्टी पावर में आ गई, वोट लेकर आई थी पावर में। फैशिस्ट जो हैं वो भी वोट लेकर आए थे। रशिया में रेवोल्यूशन, तो ये जो टोटलिटेरियन रेजीम्स हैं
इन टोटलिटेरियन रिजीम्स ने अपने जो रिवेंज हैं, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस हैं, उनको किस सूरत में लेकर आए सामने? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सूरत में। और डेडलीस्ट वॉर थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो जो है उसके बाद फिर एक जो कोल्ड वॉर का इसमें जिक्र आया, तो उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। कोल्ड वॉर इट्स अ इनडायरेक्ट वॉरफेयर बिटवीन टू ग्रेट पावर्स, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहले अलाए थे, बाद में एक दूसरे के आइडियोलॉजिकल दुश्मन बन गए। उस कोल्ड वॉर में इन दोनों की कोई भी डायरेक्ट वॉरफेयर नहीं हुआ, इनडायरेक्ट वॉरफेयर हुआ था। और इनडायरेक्ट वॉरफेयर की जो इंस्टांसेस हैं, अगर आप उसको देखने में आए तो जर्मन ब्लॉकेज में देख सकते हैं, कोरियन वॉर में देख सकते हैं, कि जिसमें कम्युनिस्ट फोर्सेस और कैपिटलिस्ट फोर्सेस जो हैं वो अपने अपने स्टांसेस पे खड़े थे। क्योंकि ट्रूमैन डॉक्ट्राइन का भी इससे मैंने जिक्र, और मार्शल प्लान का भी जिक्र। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन ये था कि दे डिक्लेयर देयर डिटर्मिनेशन। प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने ये ही propounded दिस डॉक्ट्राइन कि वेयर एवर, जहां कहीं भी इन द वर्ल्ड सॉरी, मैं एक चीज फिर रिमाइंड दे दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने अपनी जो आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी थी उसको खत्म कर दिया था फॉरएवर, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म की थी। अब उन्होंने कहा वेयर एवर इन द वर्ल्ड अगर कोई आर्म माइनॉरिटीज जो हैं और जो माइनॉरिटीज हैं वो टॉपल करने की कोशिश करेंगी, किनको? जो कैपिटलिस्ट रिजीम्स हैं या उनको जो पीपल दोज हु लव लिबर्टी और डेमोक्रेसीज, तो हम जो है आर्म्ड असिस्टेंस देंगे, इकोनॉमिक असिस्टेंस भी देंगे। ये इंस्टांसेस ग्रीक वॉर में भी देखा गया, ग्रीक में भी और टर्की में भी, और फिर बर्लिन ब्लॉकेज के मौके पर, कोरियन वॉर के मौके पर, वियतनाम वॉर के मौके पर। हालांकि वियतनाम जो है वो इंडो चाइना यानी कि फ्रांस की कॉलोनी थी, तो उनको अब ये लग रहा था कि कहीं इस पे अगर फ्रांस जो है वैक्यूम क्रिएट हुआ तो उस वैक्यूम को फिल ना कर दे कौन? कम्युनिस्ट रिजीम्स। उनको टैकल, ये भी बहुत बड़ी इंटेंगलमेंट थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। तो ये जो इंस्टांसेस हैं, ये इसमें हिस्टोरिकल इंस्टांसेस हैं, इसमें मैंने आर्टिकल में वो लिखे हुए हैं। तो जो जर्नल रीडर्स हैं उनको चीज़ों को थोड़ा सा जो है एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आएगी, लेकिन मैंने अभी का जो आज का लेक्चर है इसमें च्यूड फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की है कि व्हाट वाज माय इंटेंशन व्हेन आई रेड। इसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड करते हुए फिर एक्सप्लेन कर दूं कि जब मैं नथिंग लेस देन विक्ट्री पढ़ रहा था बुक, तो ये देख के कि जो ग्रेट पावर्स हैं वो बहुत छोटी छोटी पावर्स के हाथों में भी वो डिफीट हुई हैं, और हिस्ट्री जो है इट इज़ फुल ऑफ दीज इंस्टेंसेस। मैंने एग्जाम्पल्स जो पर्शियन, थीबीज, रोमन एम्पायर, एबेसाइड्स, इन सब की एग्जाम्पल इसमें कोट की हुई हैं। तो इसको कोट करते हुए मल्टीपोलैरिटी से जो है बाइपोलैरिटी से मार्च टुवर्ड यूनिपोलैरिटी, और यूनिपोलैरिटी से हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ नॉन पोलैरिटी की तरफ का जो मार्च है, इसमें करते हुए जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, मोरालिटी किसी आम स्टेट की नहीं, ग्रेट पावर्स की, सुपर पावर की मोरालिटी को डिस्कस करते हुए ये चीज़ मैंने मेंशन की है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि कंसीडर किया जाता है कि सिटी अपॉन हिल, जिसको कहा जाता है कि एम्पायर ऑफ रीजन, जिसको विल ड्यूरा ने कहा कि वो लीड कर सकता है वर्ल्ड को हाइपोथेटिकल स्टेट की फॉर्म में, ठीक है। तो उस जो है उसको पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाहिए टू ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी इंटेंगलमेंट्स एंड adhering to the cultural values enshrined in the US Constitution by founding fathers। ये यहाँ पर एक लिंक वहाँ पे फिर डेवलप हो गया, जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, वो एक परफेक्ट पेपर कह लें कि जो कि ह्यूमन रीजन्स को डिपिक्ट करता है, ह्यूमन रीजन को जो डिपिक्ट करता है, कि वो डॉक्यूमेंट जो 7 आर्टिकल पर बेस करता है। तो फाउंडिंग फादर्स से अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने जो चीज़ें इसमें इंश्योराइन की कि अमेरिका वुड बी द चैम्पियन। किस चीज़ का चैम्पियन होगा? लिबर्टीज़ का, ह्यूमन वैल्यूज़ का, ह्यूमैनिटेरियन चीज़ों का। उन चीज़ों को फोकस करें पॉलिसी मेकर्स अमेरिका की,
जो कि एक सुपर पावर है, उसके पॉलिसी मेकर्स ये देखें अनड्यू इंटेंगलमेंट्स जो हैं उसको उस स्टेचर से नीचे भी गिरा सकते हैं, अनड्यू इंटेंगलमेंट्स, जिसका वो चैंपियन बना हुआ था 20th सेंचुरी में। और 21st सेंचुरी जो है इट प्रेजेंटेड चैलेंजेस टू द यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, and again by doing so the US can continue to uphold the legacy of universally accepted morality and make a meaningful impact on the world stage। कि इसकी जो लेगेसी है, देखिए मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि आप एग्री करें या ना करें, हर बंदे के अपने थॉट्स होते हैं। अब उसके जो थॉट्स हैं उसके पास जो नॉलेज है, एम्पिरिकल डाटा, उसको बेस करते हुए वो अपनी एनालिसिस कर रहा होता है। आप अपने एनालिसिस जैसे मर्जी करें, लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। 20th सेंचुरी में बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे रहे हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किए हैं, कुछ नहीं भी मेंशन कर सकाऊंगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एज अ ग्रेट पावर, उसने इंटरवीन करके दुनिया को बहुत बड़ी बड़ी तबाहियों से बचाया भी है, लेकिन बहुत तबाहियाँ की भी हैं। तो ये चीज़ें तो अगर देखें कि अगर आप उसको ब्लेम भी कर सकते हैं, तो आप अगर ब्लेम करें तो फिर दुनिया की जितनी सुपर पावर्स आएंगे, इन द नेम ऑफ देयर वैल्यूज, इन द नेम ऑफ देयर आइडियोलॉजीज, जो कि उनके नज़दीक तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने इम्पोज की दूसरों के ऊपर, आप उसको जैसे मर्जी एनालिसिस करते रहे। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो एब्सेंटी है लीग ऑफ नेशन में, वो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्टिव वॉर की तरफ भी गई। अमेरिका प्रिवेल्ड in Suez Canal crisis in 1956 when three countries, France, Britain, and Israel combined, they did attack on Egypt। अमेरिका के इंटरवेंशन से वो वॉर फौरी तौर पे रोकी गई। ठीक है, 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड जो था, उसमें जिमी कार्टर की इंटरवेंशन से अरब और इजराइल के दरमियान जो है हॉस्टिलिटीज को कम करने की एक बहुत बड़ा एक दैट वाज अ गुड स्टेप। बोस्निया हर्ज़ोगोविना और कोसोवो के मैटर्स में अमेरिका इंटरवीन किया, और फिर एक जो बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थे उसमें अपना रोल प्ले किया। उसको आप जैसे भी देखें, तो ये दोनों साइड से पिक्चर के जो है रुख अगर आप देखें, तो उससे जो कंक्लूड करते हुए चीज़ जो मैंने रिमार्क्स वो देने की कोशिश की, वो ये कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, they should consider America is the champion of neoliberalism, जिसमें collective security और institutions की involvement को लेकर के वर्ल्ड के जो बहुत बड़े बड़े मसाइल्स हैं उनका हल है। उस चीज़ को अमेरिका दोबारा से चैंपियन करे, और इसकी जो अनड्यू इंटेंगलमेंट्स हैं वो इसको जो है हिस्ट्री, जो एनल्स ऑफ हिस्ट्री में इसकी जो लेगेसी है उसको पॉजिटिवली प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई दिस लेक्चर। ये लेक्चर्स की कॉपी भी यहाँ पे पड़ी हुई है, हार्ड कॉपी जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसकी भी यहाँ पे हार्ड कॉपी पड़ी हुई है। जो कॉपी करवाना चाहता हूँ इनसे लेके कॉपी करवा सकते हैं। आई वुड से कि इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज, इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, आई एम हियर। ये बहुत बड़ा लिबरल सा फोरम है जिस पे आपको भी खुली इजाज़त है क्वेश्चंस करने की, और आई होप आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू। Sir, my name is Daniel Fayaz and I am from Peshawar. Sir, my question is that it is still unclear to me that how these global power shift occurred from unipolarity, or as you state the hypothetical statement of non-polarity. It is still unclear like how it will happen or how this transition can occur. Sir, like one point came to my mind in this way, like if we say that the world is going toward multipolarity, so there will be multi powers, and if we can say that there are multiple powers, so in other words, I'm talking about the great powers. So if the power is the world is multipolar, so in other words we can say that the power belongs to no one, right? Because there are multipolar or multi-power countries or states. So is it this way or it is something else? Because it's still unclear to me.
how this unipolarity can transit toward non-polarity. Thank you. Okay, well, after the dissolution of USSR in 1991, the world witnessed rapid globalization. And there happened the complex interdependence. ये दो different theses हैं. Complex interdependence means कि states जो हैं उनकी जो sovereignty है, जो state की sovereignty है, वो challenge हो चुकी है इस age of globalization में. यूनिपोलैरिटी एक ऐसा ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है जिसमें एक स्टेट जो है वो मिलिटरीली और इकोनॉमिक माइट होने के नाते दुनिया के बहुत बड़े फैसले जो है वो सिंगल हैंडली कर रही है, जो कि पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए नहीं करता था. बाईपोलर वर्ल्ड थी, यूएसएसआर और यूएसए, ये दो बड़ी पावर थी. बाईपोलर वर्ल्ड थी जिसमें ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर का जो इर्तिकाज है दो पावर्स में, दो पोल्स में डिवाइड हो गया हुआ था. तो उसके डेसोल्यूशन के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इसका प्रूफ जो है हिस्टोरियंस या स्कॉलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हाउ दे गिव बुश डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, व्हेन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूनिलैटरली अकेले से उसने क्या किया, वो एक्शंस लिए जो कि वो पहले से नहीं लेता था, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बिकम अ मैरी फोरम ऑफ डिस्कशंस रह गया. वो भी प्रिवेल करके उसको कलेक्टिव सिक्योरिटी के तौर पर नहीं रोक सका टू टेक एक्शन अगेंस्ट इराक एंड अफगानिस्तान. तो ये यूनिपोलर वर्ल्ड जिसमें एक पावर है वो सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली पावर्स को क्या कर, वो अपने फैसले कर रही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के. अब यूनिपोलर वर्ल्ड के बाद यही चीज़ मैंने इसमें आर्टिकल में लिखी और इसमें बताया कि यूनिपोलैरिटी के दौरान ही अब जो है दोबारा से जो है, जो पहले बाईपोलैरिटी अलग थी, अब तो जो है चाइना भी एक पावर बन गया है, मिलिट्री पावर भी और इकोनॉमिक पावर भी, जिसकी वजह से अमेरिका के बहुत सारे स्कॉलर्स ने जो एक इमर्जिंग सिनेरियो जिसको वो क्राउचिंग टाइगर मैं आपको इस्तेलाह बता दूं, जब आप कभी अगर टाइगर को, शेर को देखें ना, जब वो अटैक करने लगता है ना, तो वो खुद को ना बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा के कैसी पोजीशन में आ जाता है, अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है, जिसको उन्होंने क्या कहा, चाइना को क्राउचिंग टाइगर भी पावर में आ गया, अटैकिंग पोजीशन में आ गया. रशिया भी पावर में आ गया. उसकी पावर का अंदाज़ा आप यूक्रेन की वार में ही चेक कर लें कि पूरी दुनिया की एक तरफ की हिमायत होने के बावजूद भी उसका अब वो एक इंटेंगलमेंट है. वॉर्स के एम डिफरेंट होते हैं, आप वो अलग से आप डाटा उसको कलेक्ट करके देखेंगे क्या क्या हो रहा है. तो उस यूनिपोलैरिटी का जो मॉडल था ना, पावर स्ट्रक्चर जिसमें अमेरिका यूनिलैटरल फैसले कर रहा था, वो सक्सेसफुली चैलेंज हो चुका हुआ है अब, जिसमें और बहुत बड़े बड़े पोल्स पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती दिखाई दे रही है. इंडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ी पावर बनता जा रहा है. ब्राजील एक बहुत बड़ी पावर है. साउथ कोरिया जो पावर बनता जा रहा है. जापान जिसको अटैक कर दिया था 1945 में नागासाकी हिरोशिमा के बाद, उनका शेप किया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका ने, ठीक है, वो इटसेल्फ एक. यूरोपीय यूनियन दोबारा से इमर्ज होती जा रही है, वो एक अलग पोल बनता जा रहा है पावर का. इस तरह का ग्लोबल ऑर्डर जिसमें पावर जो है, ग्लोबल वर्ल्ड पॉलिटिक्स ग्लोबल पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसे मल्टीपोलैरिटी कहते हैं. लेकिन इस मल्टीपोलैरिटी में जो डोमिनेट होती हैं वो स्टेट्स ही होती हैं. समझ आ गई कि वो स्टेट्स के पास ही पावर आती है. लेकिन एक हाइपोथेटिकल जो सिनेरियो है जिसको जो स्कॉलर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के डिस्कस करते हैं कि वो नॉन पोलैरिटी में जो ग्लोबल पावर है, पावर मेकिंग की डिसीजन है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बहुत सारी स्टेट्स में भी और नॉन स्टेट एक्टर्स में भी. और नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से हो सकते हैं? आईजीओज हो सकती हैं, एनजीओज हो सकती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हो सकती हैं, स्टेट्स भी हो सकती हैं, और वो मल्टीपोलैरिटी से हट के होगा वो. दिस इज एन हाइपोथेटिकल. सो दिस इज द थीसिस ऑफ माय आर्टिकल, जो कि मैंने अपने लेक्चर में भी बयान करने की कोशिश की कि 20th सेंचुरी में जब इसका आगाज हुआ तो अमेरिका तो कहीं पे भी नहीं था. मल्टीपोलर वर्ल्ड था जिसमें यूरोपियन पावर्स डोमिनेट करती थी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने वो मल्टीपोलर जो है ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर खत्म कर दिया. दुनिया बाइपोलैरिटी पे आ गई. यूएसएसआर और यूएसए की
जो है डोमिनेंस आ गई। फिर यूएसएसआर की डिसोल्यूशन के बाद वो फिर क्या हो गया, यूनिपोलर। तो मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर। लेकिन 21वीं सदी 21st सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड और सेकंड डेकेड ने वो जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था उसको सक्सेसफुली चैलेंज कर दिया। अब वो यूनिपोलर वर्ल्ड इट सीम्स के मल्टीपोल्स की तरफ, मल्टीपोलर ग्लोबल वर्ल्ड पावर स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है। और ये इसी तेजी से चलता रहा तो ये जो हाइपोथेटिकल स्टेट है वो किस तरह की होगी, नोबडी। अभी उसको प्रोफेसाइज कई स्कॉलर्स ने अपने अपने तौर पर किया है, कई करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इसको तसव्वुर ही नहीं करते क्योंकि ये अनटेंजिबल सी चीज़ है, टेंजिबल नहीं है जिसको आप टच कर लें। तो उस वर्ड ऑर्डर को जो है वो प्रोफेसाइज करते हैं कि अगर वो आ गया तो उसमें पावर का इर्तिकाज जो है इट शुड बी नॉट अमंग्स द स्टेट्स। स्टेट जो है वो सोवरेनिटी तो पहले ही चैलेंज हो चुकी ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की वजह से। ये भी दो डॉक्ट्राइन है, पैराडाइम है जिनके जरिए ग्लोबल पॉलिटिक्स को मैयर किया जाता है। तो वो तो स्टेट सोवरेनिटी पहले ही चैलेंज हो चुकी हुई है। तो वो जो मल्टीपोलर जो इमर्जिंग है ये कहीं शिफ्ट हो गया है या हो रहा है नॉन पोलैरिटी की तरफ। दिस इज इन माई, आई होप सो कि अब आपको शायद थोड़ी सी समझ आई है कि यूनिपोलर जो है कैसे नॉन पोलैरिटी की तरफ जा रहा है। आई होप सो। थैंक यू। Thank you for a very informative lecture. And my question might be a little out of context, but you've talked about the old Greek cities, city-states, and Carthage, and so you know a lot about history. Has there ever been a small state that has no national pride at all? Has such kind of state ever risen to power Rising to power? in history? Has any such state, if you can get my meaning, like, you know, we have no pride in Pakistan. We have no national pride. We're embarrassed, right? So has any such example, any such state risen to power, you know, on international stage? I don't think so. I've told you the great powers since Persian Empire is considered as the first superpower. Then there was a rise of, उससे पहले जो थी वो किंगडम्स हुआ करती थी। पर्शियन एम्पायर, देन रोमन एम्पायर, और सॉरी लीग्स, पेलोपोनेशियन लीग्स कह लें, रोमन एम्पायर, एंड देन एबेसाइड्स। बट कोई ऐसी स्टेट जिसको नेशनल प्राइड नहीं है वो ग्लोबल पावर पे डोमिनेट करेगी, आई डोंट थिंक सो। और ऐसा आई डोंट थिंक सो कि माइट हो भी सके। और बहुत बड़ी ऑस्ट्रिया जो है वियना सेटलमेंट के बाद एक बहुत बड़ी पावर के तौर पर दे वर वेरी कंजर्वेटिव, और उस टाइम पीरियड को कहा ही मेटरनिक इरा कहा जाता है। प्रिंस मेटरनिक फ्रॉम ऑस्ट्रिया ही डोमिनेटेड यूरोपियन फॉरेन पॉलिसीज, उसको डोमिनेट करते। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रिया की प्राइड नहीं थी। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा, ये क्वेश्चन मजे का है कि विदाउट प्राइड जो है एनी स्टेट कैन लीड द ग्लोबल पावर्स, ग्लोबल अफेयर्स। आई डोंट थिंक सो। सर मेरा सवाल ये है कि दुनिया ने यूनिपोलर आर्डर भी एक्सपीरियंस कर लिया और बाइपोलर भी। अब मल्टीपोलर और नॉन पोलर आर्डर में आप ग्लोबल पीस को कैसे देख रहे हैं? किस वर्ल्ड आर्डर में ग्लोबल पीस ज़्यादा प्रिवेल कर सकता है? वेल मैं यहाँ पे भी आंसर देते हुए सहारा लूँगा एक हिस्ट्री की बुक का, और वो दैट वाज रिटन बाय ग्रेट हिस्टोरियन विल ड्यूरेंट। उसकी बुक है द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री, बहुत शानदार बुक है। उसकी जो है ना वॉर को कॉन्टेक्स्ट की, हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में लेसन एक दिया गया है। तो उसका जो पहला पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है कि सिंस लास्ट 2700 एंड समथिंग ईयर्स में कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जिस साल में वॉर ना हुई हो। मतलब हिस्ट्री में वॉर जो है, वॉर इज वन ऑफ द कांस्टेंट ऑफ हिस्ट्री। जो कि देखें, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे वॉर हो रही है कहीं और नहीं हो रही। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है जो कि हमेशा दूसरों के, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक और थ्योरी का सहारा लूंगा, माल्थस की थ्योरी। माल्थस जो है ही propounded दैट कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं ना
ये एडिशन, इनमें एडिशन होता है, एडिशन होता है, मतलब 2+2 और जो ह्यूमन बींग्स हैं इसमें इजाफा होता है मल्टीप्लाई ऑर्डर में। तो हमेशा रिसोर्सेज कम रह जाते हैं और ह्यूमन बींग्स ज़्यादा हो जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द कॉज बिहाइंड द वॉर। और ह्यूमन बींग्स का फर्स्ट लेसन ऑफ बायोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है? अपना सर्वाइवल। तो अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए क्या चीज़? रिसोर्सेज। दैट इज़ वन कॉज बिहाइंड द वॉर। तो वॉर इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ हिस्ट्री। आपने कहा कि यूनिपोलर में पीस ज़्यादा अच्छा रहा, मल्टीपोलर में पीस ज़्यादा अच्छा रहा, सब में तकरीबन वॉर जो है वो कंटिन्यू ही रही है। ठीक है, ये जो है इसी वजह से फिर जो आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, व्हाट दे कंसीडर कि ह्यूमन नेचर इज ब्रूटल और जो है अनार्की ये कांस्टेंट है। तो इसमें सबसे अच्छा असूल क्या है जो अपनाना चाहिए? अपनी ताकत को बढ़ाओ। लेकिन जब ताकत को बढ़ा के देखा, ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड थी जिसको मैंने अभी आपको यूरोप में, यहाँ पे तो आर्म्ड कैंप्स बन गए, ऑन्तान पावर्स और सेंट्रल पावर्स बन गए। इन्होंने असले के ढेर लगा दिए। कोल्ड वार में आप देखें, अगर वो रियल स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करें तो उन्होंने इतना असला बना लिया कि ह्यूमैनिटी को सफ़ाई हस्ती से ख़त्म कर सकते थे। लेकिन फिर इनको दितांत की तरफ आना पड़ा, आर्म्स लिमिटेशन की तरफ आया, साल्ट और स्टार्ट जो है इसका आगाज़ करना पड़ा कि भाई ये जो इतने बड़े बड़े असले के ज़खायर हैं इनको कम करें। तो अब वो जो है अपनी पावर को इन्हेंस करने से भी अमन नहीं आता। तो फिर एक नया थॉट आया न्यू लिबरलिज्म कि भाई दुनिया के ग्लोबल लेवल पर कलेक्टिव सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स करें, इंस्टीट्यूशंस बनाएं, आईजीओज आए, एनजीओज आए। तो मिलजुल के जो है ना, शायद ये थोड़ा सा आइडियल, चूंकि वो रियल था। रियलिटी क्या है? ब्रूटैलिटी ऑफ नेचर। रियलिटी क्या है? अनार्किक कंडीशन। आइडियलिज्म क्या है कि यार हम अच्छे हैं, अकल वाले हैं। तो इनके दरमियान देखें, आज तक जो है ना रियलिज्म और आइडियलिज्म कभी इकट्ठा नहीं हो सका और ना हो सकता है, ये पोल अपार्ट है। तो अगर ये बात करना कि यूनिपोलैरिटी में अमन ज़्यादा रहा है, मल्टीपोलैरिटी में ज़्यादा रहा हो सकता है, या नॉन पोलैरिटी में, तो ये थोड़ा सा आइडियल सी कंडीशन है कि शायद वो वार का इंस्टीट्यूशन ख़त्म नहीं हो सकता। इसको हम ये ख़त्म नहीं कर सकते। मैं इसको आपको ब्लैक एंड वाइट में आंसर नहीं दे सकता। हाँ, हो सकता है कि ये जो डोमिनेट कर जाए न्यू लिबरलिज्म और ग्लोबल जो है इंस्टीट्यूशन जो वो प्रिवेल करें, जैसा कि अभी अरब इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसमें प्रिवेल करे ना यूएनओ, अपना रोल प्ले करे। अमेरिका का जो यूनिपोलर ऑर्डर है उसको थोड़ा चैलेंज करें सख्ती के साथ। माइट बी देयर वुड बी अ पीस। यूक्रेन वाले इशू में इसमें प्रिवेल करें तो तब हो सकता है। आई होप सो कि दिस इज द आंसर। मैं एग्जैक्ट आंसर ब्लैक एंड वाइट पे नहीं दे सकता, तो चूंकि कि वो हाइपोथेटिकल स्टेट है वो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल लतीफ़। अच्छा सर, अकॉर्डिंग टू नॉन पोलैरिटी बिसाइड्स स्टेट्स अदर एक्टर्स आर रेलिवेंट नो इंटरनेशनल अरीना सर, बट अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट थॉट्स जो न्यू एक्टर्स स्टैब्लिश हुए हैं, इवन के नॉन स्टेट एक्टर्स आप देख लें, जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस हों या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट थॉट्स दे आर क्रिएटेड बाय स्टेट्स एंड दे आर सर्विंग देयर इंटरेस्ट। के स्टेट्स ने जो ये एक्टर्स बनाए, चाहे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों, सिर्फ अपने इंटरेस्ट को एक्सटेंशन देने के लिए बनाए हैं। और आज भी देखें तो प्रिंसिपल हमें एक्टर्स जो नज़र आते हैं इंटरनेशनल अरीना में, वो स्टेट्स ही नज़र आती हैं। अगर ये आप कह लें कि इतने स्ट्रॉन्ग्स होते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जस्ट लाइक अब हम यूएनए देखें, अगर वो गज़ा वार में यूएस को निगेट नहीं कर पा रहा, कंटेन नहीं कर पा रहा, एक तो ये। और सेकंड थिंग सर, अगर जस्ट लाइक सर यूएसएस को जितनी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस हासिल है, उसके कल्चर को, उसके वैल्यूज़ को जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस हासिल है, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, या कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को हम ऑब्जर्व करें, तो अमेरिका को वर्ल्ड वाइड एक हमें एज नज़र आता है किसी न किसी तरह सॉफ्ट पावर में। तो क्या जो दूसरी पावर्स अब इमर्ज कर रही हैं, जस्ट लाइक चाइना या जस्ट लाइक यूएसए की इमर्जेंस है, उसको इन लेवल पे एक्सेप्टेंस नहीं हासिल है, तो ये
it is possible in future they can get that like acceptance? Thank you. This is very difficult question. Well, first thing you ask about the non-state actors. I'll give you an example. In 2001, when there was attack on Indian National Assembly, so both the forces were at the verge of a great war. At that time, अब याद रखें कि अमेरिका का इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा अलायंस नहीं रहे. ये जब सैमुअल पी हिंटिंगटन की बुक आई है, जब उसने सिग्निफिकेंस को बताया कि हिंदू सिविलाइजेशन की सिग्निफिकेंस, अमेरिका टिल्टेड टुवर्ड इंडिया. एंड इन 2000 दे मेड एन एक्ट, एक एक्ट था 10 साल के लिए उनके अलायंस का तौर पे. आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट एक्ट. तो अलाय बन गए वो. तब 2001 में पाकिस्तान भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से अमेरिका का अलाय, तो ये भी. फिर उस टाइम पीरियड पर ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का जो थीसिस है वो उसकी वर्किंग होती हुई नजर आई कि अमेरिका की बहुत सारी जो है जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनकी मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं, उन्होंने विड्रॉ करना शुरू किया जब पैसा, तो इंडिया का उसमें लॉस पड़ा था. तो हाउ स्टेट नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स की प्रेवलेंस जो है ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, इनका एक्ट जो है वो स्टेट की सोवरेनिटी चैलेंज हो चुकी है. जैसा वो सिस्टम था वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम ना, जो कि 1648 की 30 ईयर वॉर्स के बाद इमर्ज हुआ था, वो सक्सेसफुली चैलेंज हो चुका हुआ है. अब स्टेट जो है वो अपनी बाउंड्रीज को उस तरीके से, जैसे पहले सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट था, वो चैलेंज हुआ है. तो आज भी स्टेट ही बड़ा एक्टर हैं, लेकिन वैसी नहीं है. एक चीज तो नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट को आप जो हैं वो लाइट ना लें. बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और हिस्ट्री, रियलाइज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो अरब इसराइल के मैटर्स में बहुत सारा अपनी जो पॉलिटिकल लॉबीज है, उनकी ज्यूश लॉबीज जो है, उनके हाथों मजबूर होकर अपनी पॉलिसीज को शेप करता है. ठीक है, वो हो सकता है कि बहुत सारे मैटर्स में ह्यूमैनिटेरियन वाकई उनको रियलाइज करते हैं कि यार हाँ यहाँ पर देखिए क्राइसिस है. तो नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत एक्टिव है. ये जो नॉन पोलैरिटी का थीसिस दिया हुआ है स्कॉलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस ने, इसकी सिग्निफिकेंस छोटी नहीं है कि नॉन स्टेट एक्टर्स भी ग्लोबल पावर के होल्डर हो जाएंगे, वो अपना अपना रोल प्ले करेंगे. अब हो सकता है अब जो रोल जैसे रोल प्ले करते हैं, जितना करते हैं, वो बाद में और इनहैंस होता जाए उनका रोल. एक चीज, आपके क्वेश्चन के दो पार्ट थे. पहला तो ये था कि नॉन स्टेट. दूसरा आपने आई फॉरगॉट लिटिल व्हाट यू से अबाउट. यस, आई गॉट इट नाउ. यू सेड कि अभी जो यूनिवर्सलिटी और एक्सेप्टेंस हासिल है अमेरिकन कल्चर को या अमेरिकन चीज़ों को, क्या वो इन दूसरों को भी हो सकती है किसी स्टेज में जाके? यही आपका क्वेश्चन था ना. बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आई डोंट थिंक सो. चाइना की सिविलाइजेशन की कॉन्टिन्यूटी ज़रूर है, लेकिन चाइना की प्रोग्रेस के पीछे उन्होंने जो मॉडल्स अडॉप्ट किए हैं वो ही हैं जो कि यूरोपियन सिविलाइजेशन के बेसिक थीसिस को लेके, उन्हीं वैल्यूज़ को लेके, उन्हीं चीज़ों को बेस करके वो पावर्स में आए. इन द लेक्चर आई हैव टोल्ड यू, चाइना 1978 तक उसकी प्रोग्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं थी. जब उन्होंने फ्री मार्केट इंट्रोड्यूस करवाई, ये मैं आपको समझाने की खातिर कर रहा हूँ कि चाइना और रशिया जो है, उन्होंने भी, रशिया जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले उतनी ग्रेट पावर नहीं थी. अगर आप हिस्ट्री में उठा के देखें, रूसो रशियन वॉर जापानीज रूसो वॉर उठा के देखें तो जापान ने डिफीट कर दिया था. फर्स्ट एशियन पावर वो डिफीटेड यूरोपियन पावर 1903 या 1904 में, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट डेट. तो रशिया को डिफीट कर दिया था, बहुत उसको बुरी तरह शिकस्त दी थी. तब जाके रशिया ने अपने डिफरेंसेस जो है ब्रिटेन के साथ ख़त्म किए और ब्रिटेन के साथ अलाय बन गया. जो पहले दुश्मन थे एक दूसरे के, अलाय बन गए. तो ये जो है अलायंस सिस्टम जो है, ये चेंज मेक और ब्रेक होते रहते हैं. तो आपने कहा कि जो क्वेश्चन किया कि अमेरिका वाली जो है
ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो वैल्यूज़ की जो एक्सेप्टेंस है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इन पावर्स को हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि लेट से कल को कोई ऐसा इंस्टांस है और चाइना सुपर पावर बन जाए और उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या पूरी दुनिया में डोमिनेट कर जाएंगी। ये भी एक हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन, ना मैं हाँ कर सकता हूँ ना मैं ना कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वैल्यूज़ की वो डेप्थ नहीं है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की है या उसकी कंट्रीब्यूट। ये मुझे ऐसा लगता है, आप वेरी कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं मुझसे, बट दिस इज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, दिस इज माय ओपिनियन कि वो हमारे एक दोस्त हैं, बड़े लाइटर नोट में आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि वो मजाक में हमारे साथ कोलीग थे कॉलेज में, अल्लाह ताला उनको उनकी मगफरत करें। तो वो ये कहा करते थे, मुझे मजाक में कहा करते कि राशिद डरो उस दिन से जिस दिन चाइना सुपर पावर बन जाए, और डरो उस दिन से कि जब वो यहाँ पर, वो मुझे मजाक में कहा करते थे कि वो यूज मजूज हैं और कहीं जो है ना वो सच्ची मुच्ची, ये बड़े लाइटर नोट पे मैं, ये कोई अथेंटिक मैं फैक्चुअल डेटा की बात नहीं कर रहा, लाइटर नोट पे मैं बात कर रहा हूँ कि डरे उस दिन से कि जब वो उनकी वैल्यूज़ जो होंगी वो क्या वैल्यूज़ होंगी जो वो हम पे इम्पोज करेंगे। क्या मैंने तो अभी स्टडी करके नहीं देखा कि वो कौन सी वैल्यूज़ को लेकर के आएंगे और क्या होगा उनका जो है। अभी तक देखे ना, कभी चाइना ने पाकिस्तान को जो है एक असिस्टेंस और तरीके से करते हैं, तो ये एक लंबी डिबेट है, कभी कोई मौका मुझे मिला तो इस पे भी मैं लिखूंगा। थैंक यू। और इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, आई होप सो आप लोगों को ये जो है आज का ये वजह जो लेक्चर है या ये जो आर्टिकल है, अगर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेगा। अगेन वंस अगेन आई डू थैंक यू टू ब्लैक होल एडमिनिस्ट्रेशन for giving me opportunity to present myself, my article before you people as well as those audience जो कि back इस हॉल में तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनका जो फीडबैक होता है बहुत सॉलिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और वो एक एक चीज़ का एनालिसिस करके चीज़ों को डिस्कस करते हैं और बाद में रब्ता भी करते हैं। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।